नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राजवीर क्लासेस पर। तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 का पार्ट 2 लेकर के। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले वो ऊपर प्ले लिस्ट से पार्ट 1 देख लीजिए और उसके बाद आ जाइए पार्ट 2 पर। चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इस पार्ट में हम करने वाले हैं एक तो फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, देन 4 in number questions given on page 9, evaporation, factors affecting evaporation, how does evaporation cause cooling, why should we wear cotton clothes in summer, why do we see water droplets on the outer surface of glass containing ice cold water, then 5 in number question on page 10. Now scientists are talking of 5 states of matter, that is दो additional हैं, plasma state of matter and Bose-Einstein condensate. उसके बाद हम देखेंगे some measurable quantities and their units to remember, then exercise on page number 12. ये सब हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तभी पहले आते हैं फ्यूजन। व्हाट इज फ्यूजन? फ्यूजन क्या है? दैट इज प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, पिघलने का प्रोसेस, that is change of solid state into liquid state is known as fusion. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is known as fusion. उसके बाद आते हैं latent heat of fusion. Latent heat of fusion, the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. तो latent heat of fusion क्या है? The amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. Next है boiling point. What is boiling point? The temperature at which a liquid starts boiling. The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is called boiling point. Boiling point of water होता है 373 K, 373 केल्विन, या सेंटीग्रेड में बोलेंगे हम 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 100 यानी 373 डिग्री की। इसके बाद अच्छा नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। It is the heat energy required to change 1 kg of liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point. तो latent heat of vaporization क्या है? The heat energy required to change 1 kg of liquid to gas at normal atmospheric pressure at its boiling point. The particles in steam, that is water vapor, at 373 K यानी 100 degree Celsius have more energy than water at the same temperature. एक तो 373 K पर स्टीम है, उसके अंदर जो एनर्जी है, और एक 373 K टेम्परेचर के ऊपर वाटर है, उसमें एनर्जी है। तो वाटर के मुकाबले स्टीम के अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के फॉर्म के अंदर एक्स्ट्रा हीट उसने ले रखी है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस पर जो स्टीम है
वो ज़्यादा हॉट क्यों होती है कंपेयरिंग टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस? तो रीज़न यही है, उसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन है डायरेक्ट चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस। अगर कोई मेटल सॉलिड स्टेट में है और वो लिक्विड में आए बगैर डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड sublimation. A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation. Example sublimation के कैम्फर यानी कपूर की गोली देखे हुए, ऐसे रख दो हवा के अंदर उड़ जाएगी विदाउट कमिंग टू लिक्विड फॉर्म। या अमोनियम क्लोराइड भी डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में आ जाती है सॉलिड फॉर्म से। एंड ड्राई आइस, सूखी बर्फ। ये जो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब जम जाती है, फ्रीज हो जाती है, फ्रोजन CO2 गैस, दैट इज नोन एज ड्राई आइस। तो ये ड्राई आइस भी, ये जो फायर फाइटिंग वाले एक्सटिंग्विशर होते हैं CO2 वाले, जिसमें CO2 गैस भरी होती है, तो जो उसकी वाल हम ओपन करते हैं तो आप देखेंगे एकदम वाइट की तरह आएगा डायरेक्ट ड्राई आइस, और उसी समय फिर वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड फॉर्म। नेक्स्ट आता है डिपोजिशन यानी डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड, यानी सब्लिमेशन का उल्टा हो गया। डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। तो सब्लिमेशन क्या था भाई? सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनना विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड फॉर्म, और डिपोजिशन गैस से सॉलिड बनना, बीच में लिक्विड फॉर्म में आए बगैर। तो नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हाँ जी, नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर का प्रभाव, इफेक्ट। प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। प्रेशर व टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को डिटरमाइन करते हैं कि वेदर दैट सब्सटेंस विल बी इन सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट। यानी प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसको आप थोड़ा ठीक से समझ लीजिए। ये आपका सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। सॉलिड को आपने टेम्परेचर दिया या फिर प्रेशर दिया। सॉलिड को, जैसे आइस है सॉलिड फॉर्म में, उसके ऊपर आपने कोई वेट रख दिया काफ़ी बड़ा, है ना, यानी प्रेशर दे दिया, तो वो फ्यूजन होगा। क्या होगा? फ्यूजन। और फ्यूजन होकर क्या बनेगा? लिक्विड। यानी सॉलिड को अगर हमने प्रेशर दिया या टेम्परेचर दिया तो फ्यूजन होगा और वो लिक्विड बनेगा। अगर लिक्विड को हमने टेम्परेचर या प्रेशर इंक्रीज किया लिक्विड का, तो वेपोराइजेशन होगा, गैस बनेगा। ठीक, इसी तरह अगर गैस पर से हमने प्रेशर को हटा लिया या टेम्परेचर को निकाल दिया, मीन्स हमने कंडेंसेशन किया है, तो गैस कंडेंसेट होकर के लिक्विड बन जाएगी। अगर लिक्विड पर से हमने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया या टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया, तो वो सॉलिडिफिकेशन होगा, यानी सॉलिड बनेगा। इतना तक क्लियर? प्रेशर इंक्रीज की वजह से सॉलिड से लिक्विड बना, यानी फ्यूजन। लिक्विड में और प्रेशर इंक्रीज किया हमने, गैस बनी, वेपोराइजेशन। गैस में से प्रेशर को रिलीज कर दिया या टेम्परेचर को कम कर दिया, लेस कर दिया, कंडेंसेशन, यानी लिक्विड बन गया। लिक्विड में से हमने अगेन प्रेशर को कम किया या टेम्परेचर को कम किया या दोनों को कम किया, तो सॉलिडिफिकेशन होगा, सॉलिड बनेगा। अभी अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट बिकमिंग लिक्विड फॉर्म, सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं
सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन क्या है? सब्सटेंस का डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना, लिक्विड फॉर्म में आए बगैर। देन डिपोजिशन, भी गैस का गैस से डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में आ जाना, दैट इज डिपोजिशन। लिक्विड फॉर्म में आए बगैर, पहले गैस थी और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन गई। उसके बाद आता है एटमॉस्फेयर, एटीएम। ये एटीएम मशीन पैसे निकालने वाले नहीं है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। जो गैसेज के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट होता है, उसको मेजर करने की यूनिट को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस एंड यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। प्रेशर की यूनिट क्या है? पास्कल। और पास्कल का सिंबल पी ए, पहला पी कैपिटल पी और स्मॉल ए, पी ए पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.01 इंटू 10 की पावर 5 PA। सो 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है? 1.01 इंटू 10 की रेज टू द पावर 5, 10 की पावर 5 PA यानी पास्कल। इसके बाद देखते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन दिए हैं आपके पेज नंबर 9 पर। आज क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पेज 9। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। फॉलोइंग टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। पहला दिया है 300 K, तो जो भी केल्विन में दिया है उसमें से आप 273 माइनस कर दीजिए, सेल्सियस में आ जाएगा। यानी 300 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, यानी 300 में से 273 गए 27 डिग्री सेल्सियस, यानी 300 के एंड 27 डिग्री सेल्सियस आर इक्वल। नेक्स्ट है 573 K, वही 273 माइनस कर दीजिए। 573 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, सो 573 में से 273 गए, बच गए 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। पानी की फिजिकल स्टेट इस टेम्परेचर पर क्या होगी? पहला दिया है एट 250 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पानी स्टीम फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा, यानी वेपर कंडीशन में, है ना। तो गैसियस फॉर्म, कौन सी फॉर्म होगी? गैसियस, गैसियस स्टेट, क्योंकि एज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। 100 से ऊपर जितने भी होंगे सभी गैसियस फॉर्म के अंदर होंगे। 100 से डिग्री से ऊपर जो टेम्परेचर पर पानी ऑलवेज गैसियस फॉर्म में होगा। बी 100 डिग्री सेल्सियस, 100 के ऊपर पूछा भाई। 100 पर तो दो कंडीशन हो सकती है ना। एक तो जस्ट बॉइलिंग वाला 100 के ऊपर, और एक जब स्टेट कन्वर्ट हो रही होती है लिक्विड से गैसियस स्टेट, तो उसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आ जाते हैं। यानी सिंस वाटर बॉइल्स एट दिस टेम्परेचर, क्योंकि पानी इस टेम्परेचर के ऊपर बॉयल करता है, दस इट कैन एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी कर सकता है, गैसियस फॉर्म में भी कर सकता है। एट दिस टेम्परेचर आफ्टर गेटिंग द हीट इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, water starts changing from liquid state to gaseous state। 100 डिग्री पर पहले पानी लिक्विड स्टेट में रहता है और फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अब्जॉर्व करने के बाद गैसियस स्टेट में हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर 100 ही होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट के दौरान जो टेम्परेचर है कांस्टेंट क्यों रहता है?
क्योंकि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस द हीट सप्लाइड और रिलीज्ड, द हीट सप्लाइड और रिलीज इज यूटिलाइज्ड इन फेज चेंज, वो फेज चेंज में यूटिलाइज हो रही है। सच हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, उस हीट को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। सो द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ये हीट हम सप्लाइड कर रहे थे, जैसे लिक्विड में वाटर है, वाटर से गैसेस में बनाना है तो हीट सप्लाइड है। रिलीज जैसे सॉलिड फॉर्म में पानी आइस में है, आइस से हमें वाटर में बनाना है, हीट इज रिलीज्ड, और ये हीट यूटिलाइज हो रही है फेज चेंज के अंदर एज ए लेटेंट हीट। तो इसीलिए द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। क्वेश्चन 4, सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाइड करने के लिए एक मेथड सजेस्ट कीजिए। एटमॉस्फेरिक गैसेस क्या, कोई भी गैस होने दो दुनिया में, लेट इट बी एनी गैस कैन बी ब्रोट बैक टू द लिक्विड फॉर्म इफ इट इज सुटेबली कंप्रेस्ड एंड कोल्ड। या तो उसको कंप्रेस करो, प्रेशर इंक्रीज करो, और या कूल करो, या दोनों काम एक साथ करोगे और जल्दी होगी। ओके, द गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स बाय ब्रिंगिंग इट्स पार्टिकल्स क्लोजर। इसके पार्टिकल्स को क्लोजर ला करके, क्लोजर कब आएंगे, जब इसको हम कंप्रेस करेंगे, कंप्रेसर स्टार्ट करके। द गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स बाय ब्रिंगिंग इट्स पार्टिकल्स क्लोजर। सो एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विफाइड ईदर बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर को डिक्रीज करो, और बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, या फिर प्रेशर को इंक्रीज करके। नॉर्मली हम ये दोनों काम एक साथ ही करते हैं, पहले कंप्रेस किया गैस को और कंप्रेस करने के बाद कूल कर देते हैं, यानी हमने कंप्रेस करके प्रेशर को इंक्रीज कर दिया और बाद में कूल करके टेम्परेचर को डिक्रीज भी कर दिया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इवेपोरेशन। द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी किसी भी लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, जो कि उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर से कम तापमान पर जब वो वेपर में बनता है, तो उस फेनोमेनन को हम इवेपोरेशन कहते हैं। यानी द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ओके, उसके बाद आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन में? पहला है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी। जैसे हम कपड़े हमने वॉश किए, वॉश करने के बाद निचोड़ करके अगर ऐसे ही रख दिया तो नहीं सूखेगा ना जल्दी, तो फिर हम क्या करेंगे, उनको खोल करके सुखाएंगे ताकि उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, इवेपोरेशन फास्ट हो। यानी इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। इफ सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज। एग्जाम्पल, पुटिंग क्लॉथ फॉर ड्राइंग, वी स्प्रेड देम आउट। नेक्स्ट है एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनको ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। तो अभी तक हमने देखा, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। थर्ड है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कम होना। ह्यूमिडिटी क्या है? जो वाटर वेपर प्रेजेंट है इन एयर, है ना, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर है, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं।
द एयर अराउंड एस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर। हमारे आजू बाजू एयर है वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर से ज़्यादा वाटर को होल्ड नहीं कर सकती। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर पहले से हवा के अंदर पानी ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, द रेट ऑफ एवोपरेशन डिक्रीजेज। रेट ऑफ एवोपरेशन डिक्रीज हो जाए। जैसे बारिश के दिनों में अगर हम कपड़े सुखाएंगे तो जल्दी नहीं सूखेंगे क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है। इसके बाद आता है फोर्थ पार्ट। हाँ जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर वेपर, फोर्थ पार्ट है एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज होगा। इससे पहले हम 3 पार्ट्स देख चुके हैं। पहला पार्ट था इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज होगा। दूसरा था इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेट ऑफ एवोपरेशन विल इंक्रीज। थर्ड था इंक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी। अगर हवा में नमी है ना, वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर, वो अगर इंक्रीज होंगे तो रेट ऑफ एवोपरेशन डिक्रीज होगा क्योंकि हवा में पहले से पानी ज़्यादा है। एंड फोर्थ वन है एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड स्पीड इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज होगा क्योंकि विंड के द्वारा वाटर वेपर दूर ले जाई जाएंगी, जिससे उस एरिया के अंदर वाटर वेपर कम होंगी और फिर अगेन लिक्विड में से, पानी में से फिर से वाटर वेपर आ जाएंगे। यानी विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। जिससे सराउंडिंग में वाटर वेपर डिक्रीज हो जाएंगी, फिर अगेन पानी के अंदर से वाटर वेपर बाहर आएंगे, यानी रेट ऑफ एवोपरेशन विल इंक्रीज। नेक्स्ट आता है, ये आपने देखा भी होगा, जब तेज हवा चलती है उसके अंदर कपड़े सुखाते हैं हम तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि ऑपरेशन फास्ट होता है, वाटर वेपर को अपने साथ ले जाती है वो। हाउ डज एवोपरेशन कॉज कूलिंग? इवोपरेशन की वजह से कूलिंग क्यों होता है? आपने देखा होगा जहाँ जहाँ इवोपरेट होता है कूलिंग होता है। जैसे तालाब के किनारे, नहर के किनारे देखिए कूलिंग मिलेगा क्योंकि वाटर इवोपरेट होता रहता है। अपना मटका, नया मटका है पानी का अभी गर्मियों के दिनों में, तो फिर जल्दी उसमें से इवोपरेशन ज़्यादा होगा, उसके अंदर पोर्स होते हैं, उनमें से थोड़ा पानी रिस के बाहर आता है, इवोपरेट होता है, बाकी पानी कूल हो जाता है। गर्मियों के दिनों में डॉग्स को देखा होगा अपनी जीभ को बाहर रखते हैं ताकि जीभ के ऊपर से पानी इवोपरेट होगा और उसको कूलिंग महसूस होगी। या अपने हाथ के ऊपर 2 बूंद पेट्रोल की डालिए, जो ही पेट्रोल उड़ेगा बाकी एरिया के अंदर कूलिंग करेगा। तो हाउ डज इवोपरेशन कॉज कूलिंग? इन एन ओपन वेसल, अगर ओपन वेसल है, खुला बर्तन है, द लिक्विड कीप्स ऑन इवोपरेटिंग, तो लिक्विड इवोपरेट होता रहेगा। आप एक बर्तन के अंदर पानी डाल करके रख दीजिए दीवार पर, तो धीरे धीरे वो इवोपरेट हो जाएगा। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अभी जब वो इवोपरेट होगा तो उस लिक्विड के पार्टिकल्स आजू बाजू के एरिया से, सराउंडिंग के एरिया से एनर्जी लेंगे। अगर उधर से एनर्जी लेंगे यानी हीट लिया उसने, तो वहाँ पर कूलनेस आ गई। लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवोपरेशन। इवोपरेशन के दौरान जो उसकी एनर्जी लॉस हुई, उस एनर्जी को वो आजू बाजू से लेंगे, जिससे कि आजू बाजू का एरिया कूल डाउन हो जाएगा। दिस absorption of energy from the surrounding makes the surrounding cool। और ये जो एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा है सराउंडिंग से, उसी के कारण सराउंडिंग कूल होता है। एग्जाम्पल, पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम। अपने हथेली पर कुछ एसीटोन रखिए। एसीटोन है ये नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश को रिमूव करते हैं वो एसीटोन होता है। ये बाकी जो आपको डॉग वाला एग्जाम्पल बताया, नहर के किनारे वाला, मटके वाला, है ना, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। हाँ जी, नेक्स्ट है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? गर्मी के दिनों में, समर के दिनों में हमें कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? कॉटन है
वाटर का अच्छा अब्जॉर्बर है, और गर्मी के दिनों में हमें स्वेटिंग, पसीना ज़्यादा आएगा। पसीना ज़्यादा आएगा तो कॉटन क्लॉथ उसको एब्जॉर्ब करेगा और एवोपरेशन के लिए एटमॉस्फेयर में छोड़ेगा। जब ये एवोपरेट होगा तो लेटेंट हीट ऑफ एवोपरेशन के इक्वल जो हीट हमारी बॉडी से ले ली जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी कूल रहेगी, ठंडी रहेगी। यानी ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर, हमें ज़्यादा पसीना आता है बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है विच कीप्स अस कूल, जो कि हमें ठंडा रखता है। कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere। भी कॉटन पानी का एक अच्छा ऑब्जर्वर है, तो ये स्वेट को एब्जॉर्ब करेगा और एक्सपोज करेगा टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट एनर्जी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से एब्जॉर्ब होगी, एंड लिविंग द बॉडी कूल, जिसकी वजह से बॉडी कूल रहेगी। यानी ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी एवोपरेशन। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी, लिविंग द बॉडी कूल। नेक्स्ट है why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? आइस कोल्ड वाटर के ग्लास के बाहर की तरफ हमें पानी की बूंदें क्यों दिखाई देती हैं, है ना? हमारी हवा के अंदर मॉइस्चर है, नमी है। जब वो नमी के पार्टिकल्स कोल्ड ग्लास के कांटेक्ट में आएंगे तो वो अपनी एनर्जी को लूज कर देंगे, और जिसकी वजह से वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि हमें वाटर की बूंदों के रूप में दिखाई देंगे। यानी द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। The water vapor present in the air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted to liquid state which we see as the water droplets। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन दिए हैं आपके पेज नंबर 10 पर। हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पेज 10। वाई डज ए डिजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे? एक हॉट ड्राई डे को डिजर्ट कूलर अच्छी तरह कूल क्यों करेगा? डिजर्ट कूलर इंक्रीज द ह्यूमिडिटी इन द एयर, हवा में ह्यूमिडिटी को बढ़ाता है। हवा के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं, है ना, दे टेक्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, आजू बाजू के ऑब्जेक्ट से हीट को लेंगी एंड वो एवोपरेट होगी। जब हॉट ड्राई डे होता है उस समय मॉइस्चर हैं, जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत कम होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स एयर के अंदर बहुत कम होती हैं, तो वो फास्ट एवोपरेट होती हैं, और वो फास्ट एवोपरेट होंगी तो डिजर्ट कूलर अच्छी तरह काम करेगा और आजू बाजू के एरिया को ठंडा करेगा। यानी ए डिजर्ट कूलर इंक्रीजेज द ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर, सराउंडिंग एयर की ह्यूमिडिटी को डिजर्ट कूलर इंक्रीज करेगा। द वाटर पार्टिकल्स इन द एयर टेक्स द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स एंड एवोपरेट्स। तो जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट से हीट लेंगे और एवोपरेट होंगे। इन हॉट एंड ड्राई डेज द मॉइस्चर लेवल इज वेरी लो इन द एटमॉस्फेयर। हॉट एंड ड्राई डे को मॉइस्चर लेवल बहुत ही कम, लो लेवल का होता है, विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, और जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है। बिकॉज ऑफ faster evaporation the cooler works well, that's why desert cooler cools better on a hot dry day। Okay, next question number 2। how does the water kept in an earthen pot मटका becomes cool during summer? गर्मियों के दिनों में मटके के अंदर डाला गया पानी ठंडा क्यों रहता है? मटके के अंदर पोर्स होते हैं और उन पोर्स के अंदर से पानी बाहर
रिलीज करके आता रहता है और वहाँ से वो एवोपरेट होता है। और कोई जब भी लिक्विड एवोपरेट होता है इट टेक्स हीट फ्रॉम देयर सराउंडिंग, तो बाजू से हीट लेगा तो अंदर का पानी है वो ठंडा रहेगा। यानी देयर आर सम पोर्स इन एन अर्थन पोट थ्रू विच द लिक्विड इनसाइड द पोट एवोपरेट्स। इन पोर्स के अंदर से आकर के लिक्विड एवोपरेट होता है। दिस एवोपरेशन मेक्स द वाटर इनसाइड द पोट कूल। और इस एवोपरेशन की वजह से जो पोट के अंदर पानी है, मटके के अंदर पानी है, वो ठंडा रहता है। इन दिस वे वाटर केप्ट इन एन अर्थन पोट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर्स। Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup? कप के बजाय सॉसर में से हम गर्म चाय या दूध को हम फास्ट जल्दी सिप क्यों लेते हैं, जल्दी उसके घूंट क्यों भरते हैं? सॉसर के अंदर जब मिल्क को या टी को डालेंगे या कोई भी हॉट लिक्विड को डालेंगे तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज होगा, यानी एवोपरेशन फास्ट होगा यानी वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो हम इजीली उसकी सिप ले सकते हैं, फास्टर ले सकते हैं। यानी ए लिक्विड हैज ए लार्जर सरफेस एरिया इन ए सॉसर देन इन ए कप, दस इट एवोपरेट्स फास्ट एवोपरेट होगा इन द सॉसर देन इन द कप। दस वी आर एबल टू सिप hot tea or milk faster from a saucer than a cup. Next question number 5. What type of clothes should we wear in summer? समर के अंदर गर्मियों के दिनों में कौन से टाइप के कपड़े पहनने चाहिए हमें? सो वी शुड वेयर कॉटन क्लॉथ्स, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए समर में, गर्मियों में। रीज़न क्या है? कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ लिक्विड। और लिक्विड यानी हमारा जो स्वेटिंग आता है, पसीना आता है, पसीने का अच्छा एब्जॉर्बर है, पसीने को एब्जॉर्ब करेगा और फिर एटमॉस्फेयर के सामने रखेगा तो एटमॉस्फेयर से वो एवोपरेट होगा। और जब वो पसीना एवोपरेट होगा तो उसको एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी लेगा हमारी बॉडी से, यानी बॉडी कूल हो जाएगी। वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर एज कॉटन इज ए गुड स्वेट एब्जॉर्बर। अच्छी तरह पसीने को सोखने वाला है। स्वेट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द कॉटन and is exposed to the atmosphere faster. During this evaporation, particles on the surface of the liquid gain energy from our body surface, making the body cool, जिसकी वजह से बॉडी कूल हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं, now scientists are talking of 5 in number स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने 3 स्टेट पढ़ी थी ना, अभी आजकल 5 स्टेट की बातें चल रही हैं, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग ऑफ द 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी साइंटिस्ट मैटर के 5 स्टेट्स की बात करने लग गए। 3 स्टेट्स के बारे में तो हमें मालूम है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। 4th वन है प्लाज्मा स्टेट। कौन सा स्टेट? प्लाज्मा स्टेट। ओके, ये है सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, यानी गैस के पार्टिकल्स आयन बन जाते हैं। यानी सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ आयनाइड गैसेस। आयनाइड गैसेस की फॉर्म में। एग्जाम्पल है द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब, जिसके अंदर हीलियम गैस होती है। द गैस गेट्स आयोनाइड, ये गैस आयोनाइड हो जाती है व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होती है तो ये गैस आयोनाइड हो जाती है। दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स ए प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब। और इस चार्जिंग की वजह से जो प्लाज्मा है वो ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। तो 4th वन है प्लाज्मा। और 5th है BEC। BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन condensate. The BEC is formed by
cooling a gas of extremely low density. Extremely low density. The BEC is formed, ये फॉर्म होती है by cooling a gas और extremely low density, about 100,000th of the density of normal air. Normal air की डेंसिटी के बजाय करीब 100,000th to super low temperatures, that is Bose-Einstein condensate. इसके बाद हम देखते हैं some measurable quantities and their units to remember. जो इस चैप्टर के दौरान जो यूज हुई कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स. हाँ जी, कुछ मेजरेबल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट एंड सिंबल्स. क्वांटिटी पहली है टेम्परेचर, तापमान. टेम्परेचर यूनिट इज केल्विन एंड सिंबल की. देन लेंथ, लेंथ आपको मालूम ही है, मीटर एम. मास, मास भी मालूम है, किलोग्राम एंड केजी. वेट, वेट का यूनिट है न्यूटन. वेट का यूनिट क्या है? न्यूटन. एंड सिंबल एन. प्रेशर, प्रेशर का यूनिट पास्कल एंड सिंबल पी ए, कैपिटल पी स्मॉल ए. डेंसिटी, डेंसिटी केजी पर क्यूबिक मीटर. एक क्यूबिक मीटर के अंदर कितना केजी? केजी m-3. वॉल्यूम, दैट इज क्यूबिक मीटर यानी मीट्रिक क्यूब. इसके साथ ही आपका जो चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसका पार्ट 2 कंप्लीट होता है. होप आपको समझ में आया होगा. मैं आपको रिकमेंड करूंगा वीडियो को कम से कम आप 2 बार देखिए. जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे, नए नए वीडियो अपलोड करते रहें. थैंक यू बच्चों. हैव ए नाइस डे. एंजॉय योर साइंस.